1, 2, 3, come on. गुड मॉर्निंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 मैंने करके दिया था, आपने उसको कर लिया होगा। 14 में एंट्री और उसका कैलकुलेशन, जो एबनॉर्मल लॉस का जो कैलकुलेशन था वो मैंने करके दिया था लास्ट लेक्चर में। अभी इसके बाद आपको लेज़र ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि लेज़र बहुत इजी है, उसमें कुछ ज़्यादा हार्ड और फास्ट कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक सो आपने कर लिया होगा, और कुछ लोगों ने कर लिया है और उनके क्वेश्चंस राइट भी, तो कुछ लोगों ने नहीं किया होगा या किया होगा वो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि कुछ लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे और कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे। तो बेटा जो लोग नहीं कर रहे होंगे तो कर लीजिए उसको। और क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में भी अभी कैलकुलेशंस है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशंस पहले करके देता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक का, फिर उसके बाद एबनॉर्मल लॉस का, और फिर अपन आगे एंट्री के साथ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है। देखो 15 इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले ऑन 1 जनवरी 2000 भगवान दास ऑफ कानपुर कंसाइन 500 kg ऑफ शुगर वर्थ रुपीज़ 12,500 टू इट्स एजेंट। तो देखिए सबसे पहले वहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ऑन 1 जनवरी 2000 भगवान दास ऑफ कानपुर कंसाइन 500 kg ऑफ शुगर वर्थ रुपीज़ 12,500 टू एट एजेंट दादर दास एंड कंपनी एंड स्पेंड रुपीज़ 1,000 फॉर रेलवे फ्रेट एंड कार्टेज। तो देखिए सबसे पहले इतना सेंटेंस अच्छे से समझते। तो सबसे पहले भगवान दास ऑफ कानपुर, तो देखिए यहाँ पे जो भगवान दास है, एक सेकेंड, हाँ, भगवान दास कितने सेंड किया उसने? 500 kg ऑफ शुगर, जिसका कॉस्ट कितना है बेटा? 12,500 रुपये का कॉस्ट है। कौन है? दास एंड कंपनी। तो देखिए सबसे पहले भगवान दास जो है, तो ये देखिए भगवान दास ये कौन हो गया आपका? कंसाइनर, ये हो गया आपका कंसाइनर, और ये हो गया आपका कंसाइनी। तो देखिए भगवान दास हो गया कंसाइनर और ये कौन हो गया? कंसाइनर। तो उन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले भगवान दास से कंसाइनर कितने केजी शुगर उसने सेंड किया? 500 kg ऑफ शुगर 12,500, और किसको पे किया बेटा? भगवान दास को। तो देखिए वहाँ पे आगे क्या बोला है? ऑन 1 जनवरी 2000 भगवान दास ऑफ कानपुर कंसाइन 500 kg ऑफ शुगर वर्थ रुपीज़ 12,500 टू इट्स एजेंट एट दादर दास एंड कंपनी एंड स्पेंड रुपीज़ 1,000 फॉर रेलवे फ्रेट एंड कैटेज। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो 500 kg ऑफ शुगर है, 500 kg ऑफ शुगर चाहे जिसका कॉस्टिंग है 12,500, तो क्वेश्चन मेरा ये है कि जो 12,500 रुपये का जो कॉस्टिंग है वो 1 kg का कॉस्टिंग है कि पूरे 12,000 kg का कॉस्टिंग है? तो देखिए वहाँ पे ध्यान से सेंटेंस पढ़ो, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि जो शुगर का कॉस्टिंग है 500 kg ऑफ शुगर का जो कॉस्टिंग है वो है 12,500, मतलब नॉट अ सिंगल केजी। वहाँ पे 1 kg का प्राइस नहीं दिया है, आपको डायरेक्टली बोला है कि 12,500 रुपये का जो प्राइस है वो उन्होंने क्या किया बेटा? डायरेक्टली 12,500 500 kg का प्राइस है। तो अपने को 1 kg का प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अपन देखेंगे आगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 500 kg का जो प्राइस है वो है 12,500। तो हम सबसे पहले जब एंट्री पास करेंगे तो बाय मिस्टेकली यहाँ पे 500 इंटू 12,500 मत करना, बिकॉज 12,500 पूरे 500 kg की प्राइस है, तो उसको बाय मिस्टेकली उसको मल्टीप्लाई मत करना, उसका डायरेक्टली कैलकुलेशन आपको निकाल के दिया, मतलब 12,500 डायरेक्टली आपको निकाल के दिया। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, जब अपन पहली एंट्री पास करेंगे, क्या एंट्री पास होती है बेटा? पहली तो पहली एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो वहाँ पे आप अमाउंट लिखेंगे 12,500 और 12,500। एंट्री पहले आपको ही करना है, क्या एंट्री करेंगे? तो एंट्री लिखेंगे मेरे साथ। क्या एंट्री होगी बेटा पहली? तो पहली एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितना लिखेंगे? 12,500, और 12,500 का अमाउंट लिखेंगे। समझ में आ गया बेटा? ये एंट्री पहले आपको करना है, मैं करके दूंगा नहीं, आपको आती है। आगे देखो नेक्स्ट सेकेंड उसने बोला है सबसे पहले एंड स्पेंड रुपीज़ 1,000 फॉर रेलवे फ्रेट एंड कैटेज। तो सबसे पहले उसने क्या किया? 1,000 रुपये का खर्चा किया, तो एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। तो एंट्री क्या होगी? तो सबसे पहले एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे बीइंग एक्सपेंसेस पेड। पहली एंट्री आपको करना है, ये मैंने सेकंड एंट्री करके दिया डायरेक्ट। अमाउंट लिखेंगे 1,000 और यहाँ पर भी आप लिखेंगे 1,000। क्लियर इतना? चलो देखो आगे नेक्स्ट वाला, आगे देखो नेक्स्ट
द रेलवे रिसिप्ट रिच दादर ऑन 15 जनवरी 2000। तो जो रेलवे रिसिप्ट है मतलब जो गुड्स है, रेलवे रिसिप्ट मतलब गुड्स है दादर पहुंच चुके हैं। मतलब 1 जनवरी को मैंने सप्लाई किया, सेंड किया था, और 15 जनवरी को दादर में पहुंच चुके हैं। मतलब किसको पहुंच गए होंगे? दास एंड कंपनी। एंड दास एंड कंपनी टुक द डिलीवरी ऑन द पेमेंट ऑफ ₹100। और उसने क्या किया? जो ₹100 का पेमेंट किया वो उसने पेमेंट किया गुड्स को क्लियर करने के लिए। यानी उसने क्या किया देखो यहाँ पे, and took the delivery on payment of ₹100. After 2 days consignee remitted the 5,000 to the consignor through the bank draft। तो देखिए सबसे पहले जो ₹100 का जो खर्चा है, ये ₹100 का खर्चा उसने पेमेंट किया है। अब ये कौन सा पेमेंट है मुझे नहीं पता, मतलब डिलीवरी लिया उसने, तो डिलीवरी लिया तो वो ₹100 उसने पे किया है। अब ये कौन सा खर्चा है, क्लियरिंग चार्जेस है या कौन सा अदर पेमेंट है मुझे नहीं पता। तो ये ₹100 एक्सपेंसेस उसने किया है, तो हम सबसे पहले एंट्री पास करेंगे एक्सपेंसेस की। तो यहाँ पे लिखो एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। तो एंट्री क्या होगी? थर्ड वाली एंट्री, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, कंसाइनी का नाम क्या है? दास एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय दास एंड कंपनी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अमाउंट कितना लिखेंगे? ₹100, और यहाँ पर भी लिखेंगे ₹100। चलो देखो आगे नेक्स्ट वाला। हाँ, आफ्टर 2 डेज मतलब 2 दिन के बाद, द कंसाइनी मतलब दास एंड कंपनी रेमिटेड ₹5,000 टू द कंसाइनर थ्रू द बैंक ड्राफ्ट। तो कंसाइनर को उसने क्या किया? ₹5,000 सेंड किया एज अ बैंक ड्राफ्ट, मतलब जिसको बोलते हैं एडवांसेस रिसीव्ड। एडवांस रिसीव्ड मिला है, किसको मिला है? मतलब वो कंसाइनर को किसके रूप में मिला है? तो बैंक ड्राफ्ट उसने दिया है। किसने दिया बेटा? कंसाइनी ने। तो कंसाइनी ने बैंक ड्राफ्ट दिया है, कितने का? 5,000 का। तो 5,000 का पैसा मिला इसको एडवांस। तो एडवांस मिलने की एंट्री क्या होती है? पैसा मिला है तो पैसा बैंक में आएगा। बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, तो लिखो आप पे बैंक अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ वाले, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कंसाइनी का नाम क्या है? तो कंसाइनी का नाम है दास एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे बीइंग एडवांस रिसीव्ड, और अमाउंट कितना लिखेंगे? 5,000, और यहाँ पर भी लिखेंगे 5,000। क्लियर इतना? तो चलो देखो आगे नेक्स्ट वाला। हाँ आगे देखो, उसके बाद on 30 June दास एंड कंपनी सेंट एन अकाउंट सेल फॉर विच इट सीम्स दैट ही सोल्ड ₹400 kg ऑफ शुगर फॉर ₹14,000। तो उसने 30 जनवरी को उसने एक स्टेटमेंट दिखाया कि उस स्टेटमेंट में ये बताया कि उसने जो कंसाइनी है, कंसाइनी ने क्या किया बेटा? 400 kg ऑफ शुगर। इट मीन्स मतलब जो कंसाइनी बताया, एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट में उसने बताया कि 500 kg उसने सेंड किया था ये, बट उसमें से क्या किया उसने? 400 kg ऑफ शुगर। तो जो 400 kg ऑफ शुगर है जो उसने क्या किया? 14,000 में उसने बेच दिया। मतलब क्या हो गया? सेल हो गया। तो जो उसने सेल किया ₹14,000 का सेल हुआ है। कितने kg ऑफ शुगर बेचा बेटा? 400 kg ऑफ शुगर उसने बेच दिया। तो 400 kg ऑफ शुगर उसने 14,000 में बेचा है। तो सबसे पहले सेल, तो सेल की एंट्री क्या होगी? किसने बेचा है? कंसाइनी। कंसाइनी कौन है? दास एंड कंपनी। तो एंट्री होगी यहाँ पे दास एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, हाँ अमाउंट कितना लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे 14,000, और यहाँ पर भी आप लिखेंगे 14,000। चलो देखो आगे नेक्स्ट वाला। हाँ सेल की हो गई। उसके बाद ऑफ शुगर 10% कमीशन ऑन द अबाव वॉज अलाउड टू द एजेंट। मतलब जितना उसने सेल किया उसके ऊपर 10% कमीशन मिलेगा। तो 14,000 का 10% निकालो, बहुत इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की वाली बात नहीं है। 1,400 रुपये कमीशन है। कमीशन की एंट्री जो इसके एंट्री होती है एक्सपेंसेस की, वही क्या होगी? कमीशन की एंट्री। करो यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू दास एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट। नरेशन आएगा बीइंग कमीशन पेड। कितना लिखेंगे? 1,400, और यहाँ पर भी लिखेंगे 1,400। क्लियर इतना? चलो आगे देखो नेक्स्ट वाला। उसके बाद 10% कमीशन हो गया। देखो आगे
20, हाँ फुल स्टॉप के देखो एजेंट के बाद 20 kg ऑफ शुगर वॉज स्टोलन इन ट्रांजिट, तो अंडरलाइन करो उसको ट्रांजिट को, मैं आपको बताता हूँ। 20 kg ऑफ शुगर वॉज स्टोलन इन ट्रांजिट एंड देयर वॉज अ स्टॉक ऑफ 80 kg ऑफ शुगर। दास एंड कंपनी रेमिटेड द बैलेंस ड्यू टू कंसाइनर आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस एंड हिज कमीशन। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो 20 kg ऑफ शुगर वॉज स्टोलन इन ट्रांजिट, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, पहले समझ लीजिए। यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो 20 kg ऑफ शुगर है, 20 kg ऑफ शुगर वॉज स्टोलन इन ट्रांजिट, ट्रांजिट का मतलब रास्ते में, यानी जो 20 kg ऑफ शुगर है वो रास्ते में चोरी हो गया। अभी रास्ते में चोरी होने का मतलब होता है कि जैसे जो 20 kg ऑफ शुगर, मतलब मान के चलिए एक बोरी, उसने क्या किया 20 kg चोरी हो गया। तो एक बात बताओ, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, ये सभी को सभी माना जाता है एबनॉर्मल लॉस। क्या माना जाता है बेटा इसको, एबनॉर्मल लॉस, मतलब ये एबनॉर्मल लॉस के कैटेगरी में आएगा। तो मतलब यहाँ पे अपने को एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो जब आप एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, तो सुनिए। जब भी यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेशन होगा तो एबनॉर्मल लॉस का जो कैलकुलेशन है वो 2 स्टेप में निकलता है। सबसे पहले हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स, क्योंकि 20 kg ऑफ जो शुगर है वो क्या हो चुका है, रास्ते में लॉस हो चुका है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स, और जब हम सेकेंड स्टेप में लिखते हैं एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर प्लस करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स, मुझे एक बात बताओ, उसने वहाँ पे 1 kg ऑफ शुगर की प्राइस दिया है क्या, मतलब उन्होंने बोला कि जो 500 kg ऑफ शुगर है वो उसने सप्लाई तो किया है और उसका प्राइस आपको दिया है 12,500 टोटल प्राइस है, तो तीसरा प्राइस अपने आप निकल सकता है। मतलब यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि फॉर 1 kg ऑफ शुगर कितना प्राइस है, तो वो मुझे निकालना पड़ेगा। तो अगर से मुझे 1 kg का प्राइस निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जो 20 kg है, तो 20 kg का प्राइस निकालने के लिए पहले मुझे 1 kg का प्राइस निकालना पड़ेगा, और उसके बाद मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 20 kg का प्राइस निकल जाएगा, क्योंकि मुझे कंपनी को क्लेम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 kg ऑफ प्राइस का निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो 500 kg है वो उसका प्राइस कितना है बेटा, 12,500। तो ये 12,500 रुपये आपका प्राइस है, तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे, क्योंकि बड़ी डिवाइड बाई छोटी करेंगे तो एक का प्राइस निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले 12,500 डिवाइड बाय 500 तो कितना हो जाएगा, 25। तो 25 रुपये kg आपका शुगर हो जाएगा, 25 रुपये पर kg। तो ये समझेगा आपको, तो उसका हो गया पर kg 25 रुपये। तो 25 रुपये 1 kg का हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे। तो पहला वर्किंग नोट लिखो यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1, वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। चलो देखो, हाँ कितने kg लॉस हुआ है, 20 kg ऑफ शुगर वेयर स्टोलन इन ट्रांजिट। हाँ ट्रांजिट का मतलब होता है रास्ते में, ध्यान रखना इसका। हाँ यहाँ पे ट्रांजिट लिखा है, रास्ते में लिखा है, मतलब इधर से गुड्स निकली भगवान दास के पास से, लेकिन दास को पहुंचने के पहले क्या हो गया, ये रास्ते में कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो गया, स्टोलन हो गया। तो स्टोलन हो गया तो हम क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना, 20 kg, और 1 kg का प्राइस अभी निकाला हमने, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, हो जाएगा आपका आंसर। सेकेंड स्टेप में निकलेगा एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। हाँ कंसाइनर के खर्चे कितने, ये देखिए आपका 1000। तो ये 1000 कितने के लिए बेटा, 500 kg के लिए, और 20 kg के लिए कितना, तो आंसर करेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो निकालो पहले 25 × 20, तो ये हो जाएगा आपका 500। उसके बाद 1000 डिवाइड बाय 500 × 20, तो ये हो जाएगा 40। तो ये हो गया 40। तो टोटल लॉस कितना हो गया, 540। तो ये हो गया लॉस इन ट्रांजिट, लॉस इन ट्रांजिट। अभी वहाँ पे कंपनी को हमने क्लेम किया नहीं, क्योंकि अनइश्योर्ड गुड्स होगा, कंपनी से कुछ भी नहीं मिला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, 0 है क्योंकि दिया नहीं है इसलिए नहीं लिखेंगे। तो इसी को बोलेंगे नेट लॉस इन ट्रांजिट, ये वाला अमाउंट, ठीक है। इसको एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये हो गया 540 रुपये। अभी देखो वहाँ पे जो 540 है ये कैसे है समझेगा आपको। तो यहाँ पे जो 540 है तो उसकी एंट्री पास करना पड़ेगा। तो 540 की एंट्री क्या होगी, तो सबसे पहले लिखो लॉस इन
ट्रांसिट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, नरेशन आएगा बीइंग लॉस इन ट्रांसिट। ठीक है, हाँ अमाउंट कितना आएगा बेटा, वो 540 हाँ जी। यहाँ पे मैंने कंसाइनी के खर्चे क्यों नहीं लिया, इसका रीज़न मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि कंसाइनी के खर्चे हम एबनॉर्मल लॉस में क्यों नहीं लेते। कंसाइनी के खर्चे एबनॉर्मल लॉस में इसलिए नहीं लेते बिकॉज क्योंकि कंसाइनी को गुड्स मिलने के पहले क्या हो गया, लॉस हो गया। तो जब कंसाइनी को गुड्स मिला ही नहीं तो उसको पैसा मतलब उसको लिए खर्चा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब उसको गुड्स मिलेगा ही नहीं तो वो उसका कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करेंगे। इट मीन्स जब हम कैलकुलेशन करेंगे एबनॉर्मल लॉस का तो हम कंसाइनी के खर्चे हम लेंगे नहीं। एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन वहाँ पे रास्ते में चोरी हुआ है, अगर से मान के चले कोई भी गुड्स मान के चले वो कंसाइनी के गोडाउन से चोरी होता, तो कंसाइनी के गोडाउन से चोरी होता तो उस केस में हम कंसाइनी के खर्चे ऐड करेंगे क्योंकि कंसाइनी के गोडाउन से चोरी हुआ है। तो जब कंसाइनी के गोडाउन से चोरी होगा तब हम कैलकुलेट करेंगे, बट यहाँ पे रास्ते में हुआ है, उसको मिलने के पहले क्या हो गया, गुड्स का लॉस हो गया। तो जब उसको मिलने के पहले गुड्स को लॉस हो गया तो हम कंसाइनी के खर्चे लेंगे नहीं, मतलब उसको मिला ही नहीं तो हम खर्चा करेंगे क्या उसके ऊपर, नहीं। तो इसलिए वहाँ पे कंसाइनी के खर्चे नहीं लेते। उसके बाद अभी निकालना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। हाँ चलो लिखो इसका फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला इसका, गुड्स सेंड माइनस एबनॉर्मल लॉस माइनस सेल। चलो लिखो, गुड सेंड कितना है 500, एबनॉर्मल लॉस 20 है, बेचा 400 है, तो बचेगा कितना 80 kg। ये हो गया आपका यूनिट, मतलब 80 kg का आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस करेंगे एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, ठीक है, और प्लस करेंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। चलो देखो वन बाय वन, तो कितना गुड्स बचा है, तो 80, एक का प्राइस कितना है 25, कैसे आया, तो देखिए ये वाला जो है 25, कितने गुड्स बचे 80 kg, ये पर यूनिट है, हाँ मल्टीप्लाई करो 80 इंटू 25 इंटू 80 करेंगे तो 2000 आ जाएगा आपका आंसर। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर कितना है 1000, तो इसको लिखेंगे 1000 कितनी गुड्स के लिए है 500 के लिए, कितनी बची है 80, तो मल्टीप्लाई करेंगे, करो 1000 डिवाइड बाय 500 इंटू 80 हो जाएगा 160। हाँ अभी देखो कंसाइनी के खर्चे लेंगे या नहीं लेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। तो देखिए ये जो 100 रुपीज़ का जो खर्चा है, 100 रुपीज़ का खर्चा जो है, एक बार देखिए वहाँ पे 100 रुपीज़ का खर्चा उसने किया है, बट काय के लिए क्या उसने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है। और मैंने आपको बोला था कि जगह अगर से मान के चले कंसाइनी के खर्चे का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड नहीं किया है तो उस केस में हम कंसाइनी के खर्चे नहीं लेते, मतलब उस केस में अपने को कंसाइनी के खर्चे इग्नोर करना पड़ता है। इफ द डिटेल इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन अबाउट द एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, इन दैट केस वी हैव इग्नोर्ड दैट एक्सपेंसेस, क्योंकि उन्होंने डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। तो जब किसी के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है तो वो खर्चे को अपने को क्या करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि वो रिकरिंग भी हो सकता है, नॉन रिकरिंग भी हो सकता है, तो मुझे नहीं पता, तो इस केस में उसको छोड़ दिया जाता है, ऐसे हम छोड़ देंगे। समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कैरेज ऑक्टर वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं, मतलब हम उसको क्या कर देंगे बेटा, छोड़ देंगे। तो यहाँ पे एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी 0 आएगा, तो ये हो जाएगा 0। तो टोटल जो हो जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक वो हो जाएगा 2160, ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक 2160। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, नरेशन लिखेंगे बीइंग क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड। चलो कितना है 2160 चलो हो गया, इतना है। लेज़र आपको करना है, नहीं करेंगे तो फिर आप मुझे पूछो तो मैं करके दूंगा लेज़र, ठीक है। तो इसके बाद का आपको ट्राई करना है लेज़र, कुछ भी नहीं समझा तो मुझे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, तो मैं आपको बताऊंगा। क्लियर इतना।
दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर से आपके साइड से कुछ बचता है तो मुझे बताइए, तो फिर अपन उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर इतना? चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।